वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिसने मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। इसका CAGR लगभग 41.5% है, जिसने लगभग 4 साल के भीतर 10 गुना रिटर्न्स दिए हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी BVL। तो यहाँ पे देखो, आप अगर ये चार्ट देखें, हम अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 से ये मार्केट प्राइस था इसका 59 रुपीज और इसका लाइफ टाइम हाई हो गया था 670 रुपए 26 जुलाई 2024 को। मतलब अभी 4 साल में 2 महीने भी बाकी थे, तो इसने हमको लगभग 10x का रिटर्न दे चुका है। आखिर ऐसा इसमें हुआ क्या कि ये मार्केट में एकदम इतना 4 साल के भीतर 10 गुना का रिटर्न दे गया। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ। देखो, इसका सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में जानते हैं, ये करता क्या है। क्योंकि वरुण बेवरेज था, BVL था, जो पेप्सिको लिमिटेड था। सिंस 1990 में की प्लेयर था बेवरेज इंडस्ट्री। 90s में बेवरेज लिमिटेड था, वो वन ऑफ द लार्ज फ्रेंचाइज थी पेप्सिको की वर्ल्ड में। इसका काम से प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ द कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज वाटर अंडर ट्रेडमार्क कंपनी पेप्सिको ब्रांड्स प्रोड्यूस सोल्ड बाय द कंपनी। मतलब इसने लगभग पेप्सिको ने अपने ब्रांड्स, मतलब वरुण बेवरेज ने पेप्सिको से कुछ परसेंटेज स्टेक ले ली थी इससे यहाँ पे। तो वहां पे इसके फिर ये इंडिया नॉर्थ इंडिया में सबसे नॉर्थ और वेस्ट में ये पेप्सिको, मतलब जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक, उनको सप्लाई करने में मार्केट लीडर थी ये यहाँ पे। फिर चाहे उनके ब्रांड हो, चाहे पेप्सी हो, 7 अप हो, मिरिंडा हो, ऑरेंज हो, माउंटेन ड्यू हो, ट्रोपिनिका हो, ज्यूस हो, मैनी मोर। और देखो ये, मतलब ये ब्रांड देखो कौन कौन से ऑपरेट करती है BVL। मैं दिखाता हूँ तुमको। BVL देखो, पेप्सी सबसे पहला ब्रांड जो मार्केट में प्रेजेंस अच्छी खासी है, जिसकी वजह से इसका नाम है पेप्सी, ट्रोपिनिका, स्लाइस, 7 अप, स्टिंग, कुरकुरे, एक्वाफिना, लिप्टॉन, डोरिटोस, मिरिंडा, फ्रिटलो। इसके खुद के ब्रांड क्या है? चाय, पोकी, रूबुस, क्रीम बेल और एक्वा क्लियर एंड रिफ्रेश। देखो मार्केट प्रेजेंस बहुत, किसी अगर कंपनी को रीड करे उसके फंडामेंटल उसका मार्केट कैप या मार्केट में प्रेजेंस कैसी है, तभी आपको पता पड़ेगा कि कंपनी कितनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। देखो मार्केट प्रेजेंस क्वार्टरली, जो 2000 क्वार्टरली फाइनेंशियल क्वार्टरली फर्स्ट 2025 का ऑपरेशन का 10 कंट्रीज विद 10 फ्रेंचाइज, 4 कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट, सब 3 टेरिटरीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। कंट्रीब्यूट 83% ऑफ रेवेन्यू, 3 टेरिटरीज इन अफ्रीका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे कंट्रीब्यूट टू 17% ऑफ टोटल रेवेन्यू। कंसोलिडेट क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप ऐसे समझो, अगर मार्केट में बहुत अच्छी प्रेजेंस है किसी ब्रांड की, चाहे वो आप ले लो हिंदुस्तान लीवर ले लो, फिर चाहे नेस्ले ले लो, फिर चाहे ब्रिटानिया ले लो, इनकी मार्केट प्रेजेंस कब पता पड़ती है कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर कितने कैसे हैं, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अपने प्रोडक्ट को। तो BVL की 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में और 12 इंटरनेशनली। इसके सप्लाई चेन की बात करें तो 130 खुद के हैं, 2500 ओन्ड बाय व्हीकल हैं और 2500 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। करंटली इंस्टॉल 10.2 करोड़ विजी कूलर। देयर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हैज अ रीच एवरी 5th पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब इनका टारगेट क्या है? दुनिया में हर 5वें आदमी, इनका कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ये इनका 2024 में, जुलाई 2024 में इनका ये डिस्ट्रीब्यूटर का एक कमिटमेंट था कि हम हर बंदे तक, कम से कम हर 5 बंदे में से एक बंदे पे हमारा एक न एक प्रोडक्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद पेप्सिको। इस कंपनी में पता है 10x का रिटर्न कब आया? जब BVL ने पेप्सिको के साथ साइन किए थे। मतलब पेप्सिको और ये दोनों ने साइन किए थे, तब इसमें बहुत अच्छा ग्रो आया, जो आप देख सकते हो कि जो चार्ट में मैंने दिखाया कि कैसे 4 साल के भीतर उसने 10x का रिटर्न दे दिया। तो फर्स्ट हाफ में की बात करें तो 2024 ईयर 2024 के फर्स्ट हाफ की बात करें तो BVL है फ्रेंचाइज फॉर द पेप्सिको प्रोड्यूस अक्रॉस 27 and 7 यूनियन टेरिटरीज, मोस्टली पूरी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इनका अपने फ्रेंचाइजी के थ्रू सारे प्रोडक्ट पहुंचाने का इनका इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन था इनका। इंडिया लार्जेस्ट मार्केट एंड कंट्रीब्यूट 90% ऑफ रेवेन्यू 2024। इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट है और कंट्रीब्यूट लगभग 90% इनका रेवेन्यू इसी वजह से इंडिया से आ रहा है। इनका जितना भी रेवेन्यू इनका है ना, उसमें 90% इंडिया से आ रहा है। एक्सटेंशन लाइसेंस ऑफ द एग्रीमेंट, मैं बता रहा था कि जब पेप्सिको के 2019 में साइन हुए थे BVL के साथ, तब इसका यहाँ से वारी आई थी। इन 2024 पेप्सिको एक्सटेंडेड देयर बोटलिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट अक्टूबर 2022 से 2039। इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि 2022 से 2039 तक इनका एग्रीमेंट रहेगा बोटलिंग का इनका। तो यहाँ से, मतलब जब किसी पेप्सिको बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको अमेरिकन ब्रांड है, तो उसने इनके साथ क्या किया, मर्ज हुई किसी एग्रीमेंट के थ्रू। ये कब नहीं हो जाई थी? 2019 में। मैंने 2020 से चार्ट दिखाया कि लॉकडाउन में जो फॉल आया था उसके बाद राइज हुआ है, उसके बाद उसने 10x का रिटर्न दे दिया। 2-4 साल या 5 साल के भीतर 10x, 15x, 20x
इतना रिटर्न देती है, तो उसके पीछे दो लॉजिक होते हैं। या तो कोई बड़े ब्रांड का उसके साथ डील हुआ हो, मर्ज हुई हो, या उन्होंने किसी कंपनी का एक्वाजिशन किया हो जिसका मार्केट प्राइस बहुत अच्छा हो। तो वरुण बेवरेज की बात करूं तो इसने एक्वाजिशन किया था साउथ अफ्रीका में इन फाइनेंशियल ईयर 2024 के हाफ में। द कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक इन बिजनेसेस कंडक्टेड बाय द बेवरेज कंपनी, प्रोप्राइटरी ले ली थी इन्होंने पूरी होली ओन्ड बाय सब्सिडरी बेवको, कंपनी का नाम था बेवको, जिसने 100% की स्टेक ले रखे थे। मतलब कितने करोड़ में? 13,200 करोड़। अब देखो इसके मैंने आपको चार्ट दिखाया कि इसका मार्केट कैप चेक करा जाए तो 1,50,871 करोड़ का है, जबकि इसका करंट प्राइस है 446 रुपए। हाईएस्ट कितना था? 664 रुपए। इसका आरओई आरओसी बहुत अच्छा है, मतलब 20%। अगर कोई कंपनी आरओई और आरओसी मेंटेन कर रही है तो उसका समझ लो कि वो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और देखो अगर नीचे दिखाऊं मैं तुमको तो कंपनी डिलीवर्ड खुद 14.1% सीएजीआर लास्ट 5 साल के भीतर। मैंने बताया कंपनी ने कैसे 5 साल में 10 गुना रिटर्न दिए, वो यही रिजल्ट है, तभी तो दिखा रहा है यहाँ पे। इक्विटी देखो, रेशियो रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है? 28.2। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ 24.7 की है 10 साल के भीतर। मतलब क्यों ना हो, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे हैं हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज में, हर लगभग, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ सितंबर 2022 से, क्योंकि सितंबर 2022 से पेप्सिको के स्ट्राइक हुए थे। 32%, 27%, 37%, 13%, 21%, 20%, 10%। एक यहाँ पे थोड़ा कम आया है, और ये दो, वरना यहाँ पे मानो 2025 से पहले इस कंपनी ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कोई कंपनी साल क्वार्टर का 32%, अगर 30%, 25% का मेंटेन कर रही है अपनी सेल्स, तो वो कंपनी, जब तक आपको उसका मार्केट नहीं पता होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। प्रोडक्ट में दम होगी तो बंदा खरीदेगा मतलब प्रोडक्ट में कंपनी अपनी प्रेजेंस बनाएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो देखो 14, लगभग ये 15, लगभग 25% का मेंटेन करे रखी है यहाँ पे अपना। तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एकदम सेल्स बहुत कम हो गई है। जैसे जून 2025 का मैं चेक करूं तो हम कंपेयर किससे करेंगे? जून 2024 से, मतलब एक साल से। तो ये 7,197 करोड़ की जून में सेल्स थी, जबकि जून 2025 में 7,017 करोड़ की सेल्स थी। अगर मैं वही बात करूं सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 की बात करूं, 4,897 की इसकी सेल्स हुई, जबकि 2024 में 4,805 रुपए की सेल्स हुई। मतलब 1 पॉइंट कुछ परसेंट का इसका इजाफा हुआ। अच्छा, ऐसा हुआ क्योंकि कि हर बार देखा जाए तो सितंबर के मंथ में और दिसंबर के मंथ में ये सेल्स डाउन हो जाती है। अगर इसके प्रोडक्ट पे थोड़ा, अगर हम इसके प्रोडक्ट पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इसका काम है सॉफ्ट ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाना, जो कि ये यहाँ के बाद सितंबर के बाद शायद थोड़ा मौसम चेंज होने लगता है, तो इसके बाद लोग इसको कंज्यूम करना थोड़ा कम कर देते हैं, बंद नहीं करते। आप देखो चाहे शादी हो ब्याह हो, उसमें कितना सॉफ्ट ड्रिंक चलता है, कितना कार्बोनेटेड ड्रिंक चलता है, चाहे सोडा हो, पेप्सी हो, कोई भी हो, मिरिंडा हो। अरे ये मतलब दोनों साल का देखा जाए तो सितंबर में सेल्स इनकी डाउन हो जाती है। मैंने कारण बता दिया क्यों होती है ये, क्योंकि ये सीजन के हिसाब से चलते हैं इसके बिजनेस। क्योंकि सब मोस्टली, अगर इसके कंपनी मोस्टली, अगर इसके ब्रांड की बात करें, जिसके प्रोडक्ट की बात करें, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसी की वजह से इनका 90% रेवेन्यू आ रहा है लगभग। अगर यही कम हो जाएगा, 90% तो नहीं, 90% तो नहीं है, लेकिन मतलब अगर कोई कंज्यूम इनका प्रोडक्ट, मेन तो यही है ना, पेप्सिको के थ्रू इनका मेन प्रोडक्ट तो यही है, मेन सेल्स तो यहीं से आती है इनकी मोस्टली। तो जब वो कंज्यूम कम हो जाते हैं, मैंने ये नहीं कहा बंद हो जाते हैं, कंज्यूम कम हो जाते हैं, तो सेल्स इनकी गिर जाती है यहाँ पे। तो ईयरली की बात करें तो यहाँ पर नहीं, ईयरली, खुल जा भाई खुल जा, देखो कितना अच्छा है, 24% के साथ ग्रो हो रही है, 2149। ये देखो यहाँ पे इसको 1 दिसंबर 2025-20 की छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था वो कोविड का। उसके बाद देखो इस कंपनी ने कभी मुड़ा ही नहीं पीछे 2019 के बाद। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो देखो तो सही, इसने कभी पीछे ही नहीं मुड़ा, अपना 20, 21, 22% का स्टेक बनाए हुए ही है। मैंने तुमको भूल गया यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाना क्वार्टरली का, तो 745 करोड़, 1325 करोड़, 731 करोड़, 196 करोड़। थोड़ा यहाँ पे डाउन हुआ था क्योंकि सेल्स ही नहीं आई थी, तो डाउन तो होगा ही होगा। 629 करोड़,
1262 करोड़, 1005 करोड़। प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है इनका। यहाँ पे देखो 2025 में 2634 करोड़, 2024 में 2100 करोड़, 2030 में 1500 करोड़। प्रॉफिट तो उन्होंने बढ़ते ही गए हैं, बढ़ते ही गए हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखा जाए टैक्स में सिर्फ यहाँ पे थोड़ा कम की थी, यहाँ पे बढ़ा दिया, तो इनको छह गुना इनको टैक्स भरना पड़ा, तो यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 41% का इन्होंने टैक्स भरा, तो 113 करोड़ का 39 भरा, तो 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको। और इनके बैलेंस शीट की बात करें तो किसी कंपनी में अगर आप चेक कर रहे हैं तो हम इसकी सेल्स चेक करते हैं, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करते हैं कि कंपनी कितनी सेल्स कर रही है, कितना अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर वो फिर उसके बाद उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं तो देखो इनके पास रिजर्व है। रिजर्व चेक किया जाए तो इनका 2013 में 82 करोड़ था, 2014 में 9 करोड़ था ऐसा। फिर देखो 2015 में 91 करोड़, एकदम से उछाल आई, फिर एक 1511 करोड़, फिर 1587 करोड़, 1816 करोड़, फिर तो उसके बाद ये बढ़ते ही गए हैं। फिर इनके रिजर्व में कोई कमी नहीं आई है। इनकी बोरोइंग की बात करें, इन पे डेट कितना है, तो डेट भी इन्होंने देखो भरा या नहीं भरा, मैं ये भी दिखा देता हूँ। 2015 में 2300 करोड़ का था, 2014 में 24 इन्होंने 2600 करोड़ का कर लिया, मतलब 3000 करोड़ और ले लिए। फिर उन्होंने फिर थोड़ा पे किया इन्होंने, 2500 करोड़ रह गया, और पे किया, फिर और कर्ज ले लिया, पे करने के बाद कर्ज लिया, फिर से कर्ज ले लिया इन्होंने, फिर से कर्ज ले लिया, फिर इन्होंने पे किया, फिर कर्ज ले लिया थोड़ा सा, फिर कर्ज ले लिया, और देखो और कर्ज ले लिया यहाँ पे, फिर पे किया इन्होंने, लगभग हाफ हाफ पे कर दिया। तो यहाँ पे इनका सेल्स गिरी होगी, देखो प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा होगा, यहाँ पे नहीं गिरा है। यहाँ पे देखो इन्होंने कितना 2500 करोड़ बनाया, 2800 करोड़ बनी यहाँ पे, अब इन्होंने और पे कर दी, तो इन पे लगभग रिजर्व का कुछ एक ही परसेंट है इनके पास। 1% भी तो ज्यादा है, 1% से थोड़ा ज्यादा मान सकते हो, बस इतना है इनके रिजर्व का इनके पास बोरिंग, मतलब ये बहुत अच्छी है। अगर आपकी पॉइंट ऐसे कहते हैं कि अगर किसी कंपनी का डेट 0.2% मतलब 0.2 से मतलब किसी कंपनी का 20% से अगर कम है तो उस कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसका डेट देख लो, ना के बराबर है इसके मार्केट कैप और इसके रिजर्व के हिसाब से। फिक्स एसेट देखो, फिक्स एसेट भी इनके बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट 135 करोड़ की हुई है 2025 में, जून 2025 में। आप देखो ये कैश फ्लो बहुत मायने रखता है किसी कंपनी का। तो कैश फ्लो की मैं बात करूं इनके कंपनी की, तो देखो ऑपरेटिंग से कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, 31,081 करोड़ का। वही इन्वेस्टिंग इन्होंने करी थी तो इनको 4,000 अपनी जेब से डालने पड़े हैं, इन्होंने कर्ज नहीं लिया है यहाँ पे, इनको 4,000 अपनी जेब से डालने पड़े हैं। तो इनको और फाइनेंस मतलब इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो वहां से इनको जनरेट हुआ है 2954 करोड़ का कैश। तो टोटल इनके पास कैश पड़ा है 2,000 करोड़ का। अगर कोई कंपनी ग्रो करती जा रही है, मान लो अगर जैसे आपने बनाई कोई कंपनी और आपने ऐसा क्या किया कि रिटेलर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट दे दिए, लेकिन वहां से सेल्स नहीं आई। सेल्स नहीं आई आने का मतलब क्या है कि आपके पास कैश जनरेट नहीं हुआ। तो कैश जनरेट नहीं होगा तो आपकी कंपनी में आगे का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आप माल कैसे लाओगे। जब आपकी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, मार्केट में आपके प्रोडक्ट बने हुए हैं और वहां से कैश जनरेट हुआ, तो आगे होगा क्या, कंपनी डाउनफॉल कर जाएगी एक। तो अगर यहाँ पे कैश फ्लो अगर जीरो हो जाता है, नेगेटिव में चले जाते हैं, तो कंपनी ऐसे मानो घाटे में चल रही है। घाटे में नहीं, उनके प्रोडक्ट बिच ही नहीं रहे हैं। जब बिचेंगे नहीं तो कंपनी घाटे में आएगी, सेल्स ही नहीं जाएगी, क्योंकि उनको फिर एम्प्लॉय की कॉस्ट तो भरनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारी कंपनी चले ना चले। और भी है बहुत कुछ, उनका मेंटेनेंस होता है, तो ये अपनी जेब से भरना पड़ता है जब तक कैश फ्लो उनका जनरेट नहीं होगा, सेल्स नहीं आएगी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है वहां पे कि अगर मैं यहाँ पे प्रोमोटर की बात करूँ तो प्रोमोटर बहुत अच्छे है, लेकिन प्रोमोटर थोड़ी सी अपने हर हर क्वार्टरली लगभग क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ी कभी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्च 2025 में 60% थी, 19 में जून 2025 में 59 हो गई 82, और सितंबर 2024 में फिर से इन्होंने थोड़ी सी घटा दी 0.38, इन्होंने अपनी स्ट्राइक कम कर दी। एफ भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं। पब्लिक तो थोड़ी कम है, जिस कंपनी में पब्लिक कम होगी ठीक है,
देखो अगर 15, अगर प्रोमोटर के पास 15 आए ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखो एफ के पास 21% और डी के पास 11%। मतलब जो मार्केट में इंस्टीट्यूट है, जो मार्केट को चला रहे हैं, वो इस कंपनी को पकड़ बनाए हुए हैं। प्रमोटर के बाद फिर एफ पकड़े हुए हैं, फिर डी पकड़े हुए हैं, और ये पब्लिक तो ना के बराबर ही है। अब मैं तुमको इसको दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न कि कंपनी ने देखो कैसे क्या किया है। यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ से कौन सा है ये सितंबर का, ये देखो यहाँ से, क्योंकि पेप्सिको ने यहाँ से इनकी डील हुई थी कि 2022 से इनका साइन डील होगा, और कब तक चलेगा 2039 तक। तो इसके पास इनके यहाँ से क्या बन गई, इनकी यहाँ से क्या बन गई थी, यहाँ पे एक डील हुई थी कि 2022 से पेप्सिको के साथ इनकी साइन हो जाएगी। तो उसके बाद इतने का भी यहाँ पे एक अच्छा खासा एक यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। और देखो ब्रेकडाउन मतलब ये नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बहुत, तो यहाँ पे देखो ये इसने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, और ये इसका हाई बना था यहाँ पे, यहाँ से लेके, अरे शिट शिट शिट। वैसे देखा जाए इन्वेस्टिंग हमारा साइन हुआ था यहाँ से 2019 में हुआ था, तो 2020 से इनकी, जिन्होंने 2019 में प्रेजेंस बना रखी थी, तो 4-5 साल के भीतर इन्होंने 10 गुना रिटर्न दिए। अगर यहाँ पे किसी ने बना रखी होगी, जब 15 डे और 200 डे का क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था 15 और 200 डेज का मूव क्रॉस ओवर हुआ था, तो यहाँ पे उनकी एक एंट्री में अगर किसी ने बनाई होगी, जहाँ पे इसी हिसाब से बनाओगे तो यहाँ पे लगभग आपको 10 गुना रिटर्न मिला 4 साल के भीतर। और अगर आपके मन के भीतर कभी सवाल आए कि मार्केट में हम निकलना कब है, एग्जिट कब मारना है, तो यहाँ पे देखो, अगर दो चीज बताता हूं मैं। अगर पीई किसी, मान लो कि पीई उसका कम से कम 10 गुना या 20 गुना से हिट कर जाए, पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई, और 200 डेज और 15 डेज का नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो जाए, मतलब 15 डेज 200 डेज को क्रॉस कर दे, तो समझ लो वो एग्जिट पॉइंट तुम्हारा आ गया है। अब मैं इस यही तुमको दिखाता हूं कि यही 15 डेज और 200 डेज का मूविंग क्रॉस एवरेज, ये देखो यहाँ पे, अरे शिट क्या हो गया ये देखो यहाँ पे एक दूसरे का क्रॉस ओवर हुआ था। तो 2000 अक्टूबर 2020 से लेके यहाँ पे अक्टूबर 2020 से लेके जुलाई 2024 तक 670 रुपए, मतलब 10 गुने का रिटर्न आया। मैंने बताया कि जब 15 डेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ था, यहाँ पे आपकी एंट्री निकल गई थी, तो लगभग यहाँ पे आपका 10% ही बना, 10 गुना बना, 10% नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही कि आज आपकी समझ में आया होगा, अगर कोई कंपनी, बड़ी कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज करती है, तो उसका प्राइस, उसका स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।